दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट में। कल हम सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ चुके हैं। वहाँ से हमें जो चीज़ें मिली हैं, जैसे कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हमें, वहाँ से एक स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला और पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उसके अलावा हमने वहाँ की लिपि के बारे में पढ़ा था, वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्य स्थान हैं, और वहाँ से जो हमें महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। दोस्तों चीज़ें तो हमें वहाँ से हज़ारों मिली हैं, लेकिन एग्जाम में यहाँ से कुछ एक चीज़ें ही पूछी जाती हैं। तो उन स्थानों को हम पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपको उसे नोट कर लेना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला यह स्थान है कालीबंगा। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, और यहाँ से हमें क्या मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष। इसका मतलब खेती तो उस समय होती थी, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, तो ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आ सकता है कि हमें भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं इंडिया में, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, कालीबंगा में। अगला है बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। तो वहाँ से हमें खोपड़ी मिली है, उसमें 6 छेद थे। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे हमें एक ही खोपड़ी मिली है। फिर है पक्की मिट्टी का हल भी मिला है हमें। अगला स्थान है हमारा चन्हू दड़ो, वहाँ से हमें मिला है मन के बनाने का कारखाना। और सौंदर्य प्रसाधन की बात करें तो हमें वहाँ से लिपस्टिक मिली है, और कई अन्य स्थानों से हमें पाउडर भी मिला है। ठीक है, तो मन के बनाने का जो कारखाना है, इसमें मन के बनाए जाते थे, जिसका प्रयोग होता था स्त्री जो आभूषण पहनती थी उसमें यूज़ होता था इसका। लोथल की बात करें तो वहाँ से हमें फारस की मोहर मिली है। तो फारस जो है एक जगह का नाम है, आज के टाइम पे हम इसे ईरान कहते हैं। फारस जो है, पहले इसका नाम पारस था, जो भाषा में जो चेंजेस आए उसके वजह से इसका नाम फारस हो गया। आज के समय जो इसका आधुनिक नाम है वो है ईरान। दोस्तों यहाँ से जो आए हुए लोग हैं उनको हम पारसी कहते हैं। जैसे कि आपने रतन टाटा जी का नाम सुना होगा, वो यहीं से आए थे, उनके जो पुराने एंसेस्टर थे। अगले चीज़ है यहाँ पे आटा पीसने के 2 पार्ट। तो आटा पीसने के 2 पार्टों का यूज़ होता है। तो ये एकमात्र उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ से हमें ऐसी चीज़ें मिली हैं, आटा पीसने के 2 पार्ट। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और फारस की मोहर भी। उसके अलावा हमें दिशा मापक यंत्र भी मिला है। दिशा मापक यंत्र आपको पता है, दिशा नापने के लिए। अगला स्थान है धौलावीरा। तो धौलावीरा का आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो होता है सफ़ेद कुआं। और यहाँ से हमें मिला है एक मिट्टी का कंघा, और स्टेडियम भी मिला है हमें। मेरी साइज का है, छोटे साइज का स्टेडियम जैसा ही है, जहाँ पे खेल वगैरह कुछ होते होंगे, कुश्ती वगैरह और चीज़ें। अगला स्थान है आलमगीरपुर। आपको याद होगा, सबसे जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पॉइंट मैंने आपको लिखाया था, वो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ आलमगीरपुर लिखाया था, और ये मेरठ में था। तो आपको पता है मेरठ जो इलाका है, देखो यहाँ क्या लिखा है, ये गंगा यमुना दोआब में पहला स्थान है। गंगा यमुना, मैं दूसरा मार्कर ले देता हूँ, दोआब। दोस्तों दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का स्थान या मैदान। तो जैसे गंगा और यमुना के बीच का जो मैदान होगा, काफ़ी बड़ा होगा साइज में, उसे हम क्या कहेंगे, दोआब। तो वहाँ मेरठ बसा हुआ है, और आलमगीरपुर भी वहीं है। इसके अलावा हमें यहाँ से रोटी बेलने की चौकी मिली है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बनावली की बात करें तो यहाँ से हमें धावन पात्र है, यानी कि वॉश बेसिन। तो आप देख सकते हैं हमें वहाँ से वॉश बेसिन भी मिल रही है, कंघा भी मिल रहा है, आटा पीसने का 2 पार्टी मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ये संस्कृति है, ये सभ्यता है, बहुत ज़्यादा एडवांस थी। इसके अलावा अगला स्थान है रोपड़। तो रोपड़ से हमें मिली है तांबे की कुल्हाड़ी। आप पढ़ चुके हैं कि तांबे का यूज़ हमने नवपाषाण काल में स्टार्ट कर दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय हमने कांसे का प्रयोग स्टार्ट किया था। इसके अलावा यहाँ से हमें मिला है कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। अगर आप पीसीएस लेवल के एग्जाम देंगे, अन्य एग्जामों में भी आता है। तो कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। तो पहले के ज़माने में आदमियों को दफनाया भी जाता था मरने के बाद, अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है, और जलाया भी जाता था। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के, उसमें धर्म के बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम पे कला संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन कैसे हुआ, कैसे वो ख़त्म हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए अब तक। दोस्तों इन सब पॉइंट का नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ।
दोस्तों आज ये इस वीडियो का आखिरी पार्ट होगा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का। कल हम नया पार्ट लेके आएंगे आपके लिए वैदिक सभ्यता का। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो दो मुख्य बंदरगाह थे, बंदरगाह मतलब जहाँ से व्यापार होता है समुद्र के द्वारा, ऐसे स्थान बंदरगाह जिन्हें हम डॉकयार्ड कहते हैं इंग्लिश में, तो वो थे लोथल और सुरकोटदा। ये गुजरात में पाए जाते थे, तो यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा हम उस समय की सामाजिक स्थिति की बात करें, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति, दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के समय जो धार्मिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, वो जो हमारा समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक। इसका मतलब ये हुआ जो समाज की जो पावर है या किसी घर परिवार की जो पावर है पूरी, वो माताओं के हाथों में है या फिर स्त्रियों के हाथों में है। और इस समय में जो कुंभकार थे, यानी कि जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, उनकी सामाजिक स्थिति काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। हम ये कैसे कहते हैं कि उस समय का समाज महासत्तात्मक था, क्योंकि हड़प्पा एक जगह है, वहाँ से हमें कई सारी स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हैं। उसके अलावा उस समय में देवी की उपासना के हमें साक्ष्य मिले हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह समाज मात्र सत्तात्मक था। अगर हम उस समय की माप तौल की प्रणाली की बात करें, माप तौल की प्रणाली की, तो 16 के अनुपात में होती थी, 16 के अनुपात में। ये 16, 32, 64, 640, आप देख रहे हैं सब संख्याएं 16 से विभाजित होती हैं, सब संख्याएं 16 के पहाड़े में आती हैं। इनको नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें उस समय पे सेल खड़ी, एक पत्थर होता है सेल खड़ी की मोहरें सबसे ज़्यादा मात्रा में मिली है। मोहरें मतलब होता है सील। जब कोई भी ऑफिशियल काम होता है तो उसके ऊपर देखा होगा आपने, सील लगाई जाती है, ठप्पा लगाया जाता है, तो वो ज़्यादातर हमें सेल खड़ी की मिली है। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, हमें देन क्या क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की देन, तो सबसे बड़ी देन है योग। हमें योग के साक्ष्य में मिले उस समय पे। उसके अलावा जो नगर निर्माण की पद्धति, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पहले, ग्रिड सिस्टम है। उसके अलावा ईंटें मिली हैं हमें वहाँ से। उसके अलावा हम बात करें तो हमें बहुफसली व्यवस्था के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि उस समय पे जो वहाँ किसान थे वो एक से ज़्यादा फसल एक वर्ष में लगाते थे। हमने पढ़ा है कि गेहूँ, जौ, चावल, उसके हमें साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की, कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, दोस्तों इसको लेके जो विद्वान है वो एक मत नहीं है। किसी ने कहा है कि बाढ़ से हुई, किसी ने कहा है उस समय महामारी आ गई थी, किसी ने कहा है कि भारी लोगों ने आक्रमण करा, लेकिन सबसे प्रमुख कारण जो माना जाता है, सबसे सर्वमान्य माना जाता है ज़्यादातर लोगों द्वारा, वो है बाढ़। यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। और अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग वहाँ रहते होंगे बाढ़ में सब मर चुके होंगे। यहाँ से कुछ लोग दूसरे इलाकों में बस चुके होंगे, तो जब दूसरे इलाकों में बसे तो वो लोग ग्रामीण बन गए, गाँव में रहने लग गए, क्योंकि हमें साक्ष्य मिले हैं कि उस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद गाँवों की संख्या बढ़ी है। पहले सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है नगरीय सभ्यता है, उस समय नगर होते थे बड़े बड़े, लेकिन ये उसके बाद क्या हुआ, गाँवों की संख्या बढ़ती गई है, गाँवों की संख्या बढ़ी है। तो इसके बाद ही हमारी आएगी वैदिक सभ्यता, इसके बारे में कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको कैसा लगा ये पॉइंट, कैसे टॉपिक लगा आपको हमें बता दीजिएगा। अगर कोई कमी इसमें लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।